गुड इवनिंग दोस्तों। सीटेट जुलाई 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है आ चुके हैं सही प्लेटफॉर्म पर। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है हम हल कर रहे हैं। और इससे पहले जो है बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं सीटेट से संबंधित, तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। जितने भी पेपर 1 पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को हमने अपलोड कर दिया है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सीटेट में जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे में जो है आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, एक्सप्लेनेशन को समझना जो है बहुत आपको जरूरी होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जो है एक्सप्लेनेशन को स्किप नहीं करें, आप एक्सप्लेनेशन को जो है ध्यान से सुने ताकि आप जो है उसी तरह का प्रश्न को जो है अच्छे से सॉल्व कर पाए। स्वागत है सभी का दोस्तों सिंपल बी एंड बीपीएस में। इससे पहले जो है हमने सीडीपी के प्रश्नोत्तर कर लिए थे 15 तक, और 29 दिसंबर का ये पेपर है 2021 में जो पूछा गया है, जो ऑनलाइन पेपर हुई थी आफ्टर कोरोना, उसी को जो है हम करने वाले हैं। 15 तक हमने कर लिया था, 16 से आज शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को, तो आपके ऑप्शन है अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं को निर्माण करती है, अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया है ट्रिक कि कभी भी जो है आप पॉजिटिव पॉइंट को खोजने के प्रयास करें। तो क्योंकि सीटेट में जो है अधिक जो है बाल केंद्रित प्रश्न होते हैं, और खास करके जो है आपको सेंटर में जो है चाइल्ड को रखना है, बच्चा को रखना है, और बच्चा को ही जो है आपको भगवान मानना है इस पे। ठीक है, तभी जाकर जो है आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, समावेशी कक्षा की बात हो रही, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लास की। तो इसमें जो है क्या होता है कि समावेशी कक्षा में जो है सभी तरह का बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं और जो भी बच्चे जो है मतलब जो सामान्य बच्चे से डिफरेंट हैं, वे सभी बच्चे जो हैं एक साथ नियमित स्कूल में नियमित कक्षा में जो है पढ़ते हैं, समावेशी कक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को जो है इससे क्या प्रभाव पड़ता है, आपको इसमें बताना है। देखिए, तो अत्यधिक हतोत्साही करना, हतोत्साहित जो है नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करना, नहीं, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करने के लिए नहीं, गलत हो जाएगा। अधिगम प्रतिफलों को कम नहीं करती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए, आपका क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन है विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए, आप यदि शिक्षक जब आप बन जाएंगे तो उस समय जो है क्या, जो सुविधा से वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें क्या आप ऐसा करिएगा कि आप जो है बाहर से मदद लीजिए, ऐसा कुछ आप कहेंगे नहीं। तो आपका इससे भी आप जो है खुद को जो है यहाँ पे आप शिक्षक के रूप में ले कभी भी जो प्रश्न जो है सॉल्व करना हो सीटेट का। तो यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। और देखिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष सेक्शन बनाने चाहिए, तो नहीं, विद्यार्थियों को अलग छांटने का प्रयास नहीं करना है। उन्हें जो है किसी गुण के आधार पर या योग्यता के आधार पर जो है उन्हें अलग नहीं करना है, तुलना नहीं करना है। ठीक है, योग्यता के आधारित समूह बनाने चाहिए। देखिए, अभी भी मैंने बताया कि ऐसा नहीं करना है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 है आपका, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता को इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इससे जो है क्या होगा कि वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं वे जो है अच्छे से सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक विद्यार्थी जिसे एडीएचडी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है। तो देखिए, आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। एक जो विद्यार्थी है वो क्या है कि एडीएचडी यानी कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जो है वो ग्रसित है, उससे जो है विकार है ये। तो उसे उसको समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा जो है प्रभावशाली है, आपको इसमें बतानी है। देखिए, अत्यधिक संरचनाबद्ध कक्षा जहाँ मुख्य शिक्षण मौखिक अनुदेशन से होता हो, नहीं।
ये आपका गलत हो जाएगा, अनुदेशन से होता है इसमें ये आपका सुटेबल नहीं होगा। और देखिए कक्षा जहाँ लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी को अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। अब सही हो जाएगा, जहाँ विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं नहीं, ये भी आपका गलत है। कक्षा में अध्यापक चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा होता है, नहीं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ही सही हो जाएगा, जहाँ पे जो है कक्षा जहाँ पे लचीली समय सारणी होगी और बैठने की व्यवस्था होगी और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार जो है स्वयं कार्य कर सकते हैं, ऐसे जो है जो ADHD वाले विकार वाले बच्चे जो है उनके लिए अच्छा ऐसा होगा, ऐसे कक्षा जो है उनके लिए सुटेबल होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि का वर्गीकरण में है? तो देखिए एक नवीन परिस्थिति में जो है दूसरों को क्या करता है, दूसरों की तुलना नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो जो है अधिक अपसारी चिंतन करने वाला व्यक्ति है। तो किस प्रकार की बुद्धि के वर्गीकरण में जो है वो व्यक्ति जो है आएगा, आपको इसमें बताना है। तो आपके ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक बुद्धि, क्योंकि वे जो है अधिक अपसारी चिंतन करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो चिंतन कर रहा है यानी कि सृजना कर रहा है, यानी कि उस जो है क्रिएटिविटी को जो है दिखा रहा है। तो यहाँ पे सृजनात्मक बुद्धि आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? तो आपके ऑप्शन है पढ़ने व लिखने में, गामक संरचन में, चित्र बनाने में, सुनने में। तो देखिए डिस्लेक्सिया के बारे में मैंने आपको बताया था। डिस्लेक्सिया में जो है क्या होता है कि बच्चों के जो है पढ़ने व लिखने में जो है दिक्कत आती है, पठन वैफल्य जो है उसमें आती है। तो यहाँ पे देखिए पठन वैफल्य से ही आप समझ सकते हैं ये जो है पढ़ने व लिखने में जो है उसे दिक्कत आती है, जो बच्चे डिस्लेक्सिया से ग्रसित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, एकदम सही बात है। जीन पियाजे ने ये भी कहा है कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो ये तो आपका ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ये भी आपका सही है। बच्चे जो है पर्यावरण से सीखते हैं और वे जो है सक्रिय खोजकर्ता है पर्यावरण में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड भी सही है। बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। तो देखिए बच्चे आप ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे या वयस्क जो है वो किस वयस्क की तरह जो है सोचते हैं या उससे कम या ज्यादा सोचते हैं। तो आप ये तुलना नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 4 सही है, 3 जो है आपका गलत है। तो देखिए कूट में जो है आपको देखना है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 1, 3, 1, 2, 4, 3 गलत था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 हुआ है हमारा, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूहों में पृथक्करण करना। तो क्या देखिए विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको इसमें बताना है। तो त्रुटियों का मुख्य उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करना, योग्यता आधारित समूहों में पृथक्करण करना, अलग करना, ये नहीं हो सकता। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए बच्चों की सोच चिंतन को समझना, और देखिए विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना डांटना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना नेगेटिव वर्ड है। तो बच्चों की सोच चिंतन को समझना जो है त्रुटियों का विश्लेषण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही हो जाएगा। तो देखिए चैनल को जो है आप जरूर सब्सक्राइब कर ले यदि आप चाहते हैं सीटेट रिलेटेड 2025 को क्रैक करने के लिए। तो मैंने पहले भी आपको इसी वीडियो में बताया कि आप जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ना कि बस वीडियो बढ़ाते हुए आप बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो ऐसे जो है आप एग्जाम को क्लियर करने में आपको दिक्कत होगी, परेशानी आएगी। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों से,
सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालय से संबंधित कारकों से, अध्यापक से संबंधित कारकों से। तो देखिए यहाँ पे कूट में जो है आपको आंसर इसमें देना है। तो अधिगम जो है किसके द्वारा प्रभावित होता है? अधिगम यानी कि लर्निंग जो है किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो मनोवैज्ञानिक कारक से होती है। और देखिए सामाजिक सांस्कृतिक कारक से तो होती ही है, जो हम समाज में सीखते हैं। अधिगम जो है करते हैं समाज और संस्कृति से, ठीक है। विद्यालय से संबंधित कारकों से होती है, अध्यापक से संबंधित कारकों से। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? तो देखिए क्या है कि कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने की अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया गया है और उसके आधार पर जो है सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना। तो ये किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन से व्यवहारवाद, प्रत्यक्ष निर्देशन, सामाजिक रचनावाद, पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन। तो देखिए पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन तो नहीं होगा यहाँ पे, प्रत्यक्ष निर्देशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, व्यवहारवाद को भी नहीं। तो देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक रचनावाद, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने अनुभवों को साझा करने की बात कही गई है और अनुभवों को साझा करने के लिए जो है अवसर प्रदान किया गया है और साथ में जो है उसके आधार पर जो है सूचना निर्मित करने को बढ़ावा दिया गया है। तो ये जो है सामाजिक रचनावाद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि त्योहारों के बारे में जो है अपने अनुभव साझा करने के लिए दिया गया है। तो ये जो है सामाजिक रचनावाद इसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है क्या बताती है? यहाँ पे देखिए क्या ये तो बताती ही है कि पाठ्य पुस्तक तक ही जो कक्षा का लर्निंग जो है पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसके बजाय अधिगम और शिक्षा जो है क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन से तथ्य और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। तो जैसे आप कंठस्थीकरण कर दिखे, याद करना दिखे, रटना दिखे, रोट लर्निंग दिखे, ये सभी जो है आपका नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। विषय वस्तु को बढ़ाना, भार देना, लोड देना ये गलत होता है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। और देखिए खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, सही है। परीक्षा के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए, नहीं, परीक्षा पर जो है केंद्रित नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन इसमें गलत है। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर जो है ये केंद्रित होना चाहिए। आपका एनईपी 2020 में जो है ये बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, संवेगों के नियमन के लिए तकनीक, एक प्रभावशाली व्यवहार युक्ति, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है, नहीं। यहाँ पे देखिए तो स्मृति विषयक युक्ति जो है ये जो है आपका वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। स्मृति से ही आप समझ सकते हैं, स्मृति का अर्थ ही होता है याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता है। यह उक्ति निम्नलिखित में से किसे सम्मोहित करेगी? तो यहाँ पे देखिए अनुज जो है क्या कर रहा है, कक्षा 3 क्लास 3 के विद्यार्थियों को जो है पर्यावरण ईवीएस पढ़ा रहे हैं और वो हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने में एकदम बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे सम्मोहित करेगी? तो आपके ऑप्शन से रटकर सीखना, दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन, खोजबीन। तो देखिए यहाँ पे कूट में जो है आपको करेक्ट आंसर इसमें बताना होगा। तो देखिए रटकर सीखना ये तो आपका गलत हो जाएगा। दृष्टिकोण जानना, किसी विषय का दृष्टिकोण को जानना, ये आपका सही हो जाएगा। उस पर चिंतन करना, खोज करना, ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए 2 3 4 2 3 4 आपका 4 में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा, देखिए कथन और कारण दिया गया है आपके क्वेश्चन नंबर 28 में। कथन को पढ़ लेते हैं। सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। देखिए ये आपका सही है, क्योंकि बच्चों को जो है क्या है कि अच्छे जो है अंक लाने के लिए जो है दबाव आपको नहीं देना है। आजकल तो आप देखते ही हैं आए दिन जो है बच्चों का सुसाइड के केस जो है हम देख रहे हैं। तो सुसाइड के केस इतना आने के पीछे यही कारण है कि पेरेंट्स का भी जो है उसमें कुछ दबाव रहता है और कुछ सिलेबस का भी उसमें प्रेशर रहता है। और दूसरा है कि आप कुछ जो है लोड जो होता है बच्चा नहीं ले पाता है, बहुत सब बच्चा जो है टोलरेट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। और फेलियर तो सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे। मेहनत के बाद भी जो है यदि फेलियर मिलता है, असफलताएं मिलती हैं, तो बच्चे जो है डिमोटिवेट होते हैं और इसी कारण से जो है इस तरह की घटना जो है आए दिन सुनने को मिलती है। तो लेकिन देखिए ये जो है गलत कदम होती है, क्योंकि माँ बाप जो है उन्होंने जो है हमें पढ़ाया इसलिए है ताकि हम जो है बड़े आदमी बने। यदि नहीं भी सफल होते हैं, मैं बस यही कहूंगी आप सभी से, आपसे मैं इतना शेयर करना चाहूंगी, यदि आप नहीं भी जो है क्या है कि आप नहीं भी जो है पढ़ पाए, नहीं सफल हो पाए, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि लाइफ में जो है ना बहुत रास्ते मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नौकरी ही करना आपके लिए एक रास्ता है। बिजनेस करके भी बहुत सारे जो है जीवन यापन लोग करते हैं और उनका भी नाम है। ऐसा नहीं है कि जो सरकारी जॉब में है उन्हीं का नाम है। तो ये एक मेंटालिटी होती है। तो हमारा भारत में खास करके सरकारी नौकरी के लिए जो है बहुत ज्यादा लोग तबाह रहते हैं, इसके पीछे बहुत भागते हैं। तो रेस है, हालांकि कोशिश करना चाहिए, मैं आप लोग को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, कोशिश सबको करना चाहिए, लेकिन इतना वो नहीं कि लाइफ अपना खत्म कर दे, ये आपका गलत स्टेप होता है इसमें। ठीक है, तो दबाव नहीं होना चाहिए, तो ये आपका सही कहा गया है। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। और देखिए कारण दिए गए क्यों, तो अधिकतम अर्थपूर्ण हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सके, एकदम सही, ये भी आपका कारण भी सही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अधिगम जो है अर्थपूर्ण हो इसके लिए जो है महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सकते। तो ठीक है, तो अधिगम अर्थपूर्ण, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है एक्सप्लेनेशन जो है इसका क्यू में जो है हम नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है नहीं, ये तो आपका गलत है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, ए ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एक विद्यार्थी अलीजा जिसे परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं, उसकी योग्यता में कमी, परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, दुर्भाग्य, अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह, पक्षपात। तो देखिए एक विद्यार्थी अलीजा जो है जिसे परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। तो ये आपका हो जाएगा उसकी योग्यता में कमी होने के कारण जो है वो उसे जो है वो ठहरा सकती है, जिम्मेदार ठहरा सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षिका है, अध्यापिका है, वे चाहती हैं कि वे जो है इंटरनली मोटिवेटेड रहें बच्चे, इसके लिए वे क्या, उन्हें क्या करना चाहिए आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करना चाहिए। तो ये तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया है। तो तुलना करना है गलत होता है, मैंने बताया आपको, ठीक है, तो ये गलत है। बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए, बच्चे डर जाएंगे तो मोटिवेट क्या होंगे, वो तो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाएंगे, भय से ही वो। और देखिए
भौतिक पुरस्कार देने चाहिए। पुरस्कार देना, दंड देना ये गलत होता है। बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ग्रुप में जो है चैनल को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।